नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा सभी का टेस्टी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैं आप सभी के लिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट लेके आया हूं। दोस्तों एक धमाकेदार शुरुआत है जो आपका दिसंबर में सीटेट एग्जाम होने वाला है। दोस्तों उसकी तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जब नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा तो बहुत ही कम समय आपके पास बचेगा तैयारी करने के लिए। तो जो दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर मंथ में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बाला का BALA का पूर्ण रूप क्या है? ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट, ब्रेल एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड या ब्रेल एडेड लर्निंग असिस्मेंट। तो बाला का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ आपको बता दें कि बाला का पूर्ण रूप होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पूछा रहा है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में दोस्तों आपको कुछ जानकारी दे दें कि मधुबनी चित्रकला जो है वो बिहार का एक प्रसिद्ध चित्रकला है, जो कि वहाँ पे स्थित एक जिला है मधुबनी, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है। इसके चित्र में जो मधुबनी चित्र होता है दोस्तों, इसमें मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली जो होता है आज के चित्र इसमें दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कथन दिया है इसमें से आपको पता करना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे कथन एक दे रखा है कि इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों से रंग आदि का उपयोग किया जाता है। कथन बी है कि चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। कथन सी है कि यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पे पड़ा है। चौथा कथन है कि मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता दें कि जो कथन एक दे रखा है कि इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। कथन एक बिल्कुल सही है। कथन सेकंड है कि चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं, ये भी आपका सही है। कथन सी है कि यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पे पड़ा है, बिल्कुल सही। और जो कथन 4 दे रखा है कि मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है, तो राजस्थान का नहीं दोस्तों, ये मधुबनी जो है बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? कथन ए, बी और सी सही है। तो जिस ऑप्शन में आपको ये तीनों चीज़ें दिखाई दें वही इसका राइट जवाब होगा। तो यहाँ पे दोस्तों A C D दिया है, A B D दिया है, B C D, यहाँ पे A B C, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं, निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। तो इसमें कुछ विधियां दी गई हैं दोस्तों जो कि मच्छरों के प्रजनन को रोकती हैं, ताकि मच्छरों का जो विकास है, प्रजनन का मतलब होता है कि उनका विकास या वृद्धि, मतलब उनकी संख्या जो है उसको रोकने का कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कूलर के पानी को यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 है कि कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदल दें, बिल्कुल सही बात है। अगर कूलर के पानी को बदलते रहेंगे तो उसमें जो मच्छर है दोस्तों उनका प्रजनन नहीं हो पाएगा, ठीक है। जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, कई दिनों से पड़ा रहता है, वहीं पे मच्छरों का प्रजनन होता है या कह सकते हैं उनका विकास होता है। तो यहाँ पे तो सही हो गया। ऑप्शन सेकंड है कि तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा जाते हैं, बिल्कुल सही। जब उनके लार्वा को खत्म कर देंगे तो उनका प्रजनन जो है वो रुक जाएगा। और ऑप्शन 3 है कि मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो दोस्तों मच्छरदानी का प्रयोग करने से प्रजनन नहीं रुकता है, जबकि सिर्फ मच्छरदानी का उपयोग करने से मच्छरों से बचाव किया जा सकता है, ठीक है, ताकि जो मच्छरों से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया होता है, डेंगू होता है, ये सारी चीज़ें न फैल पाएँ, ठीक है, उससे बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग किया जा सकता है। चौथा है, तो यही दोस्तों तीसरा जो ऑप्शन है गलत है, ठीक है। और यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया है तो तेल का छिड़काव करें, बिल्कुल सही दोस्तों। तेल का छिड़काव करने से भी जो मच्छरों के लार्वा है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा है दोस्तों कि सलाद के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। सलाद भालू से दिखाई देते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं।
सलाद चिंपैंजी जैसे दिखाई देते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। सलाद चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। सलाद भालू से दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जो सलाद होता है वो एक छोटे भालू के बच्चे के जैसे दिखाई देता है और उसके शरीर पे बाल होता है और वो पेड़ की शाखा से उल्टे लटक कर लगभग 17 घंटे सोता है। कभी कभी सलाद के आयु के बारे में पूछ लेता है कि सलाद की आयु या एज कितना होता है, तो 40 वर्ष होता है। और कभी पूछता है कि अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने पेड़ों पे रहता है। तो दोस्तों आपको बता दें जो सलाद होता है पूरे जीवन, जितना जीवन इसका लाइफ टाइम होता है, पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 8 पेड़ों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है और जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियां और झाड़ियों को खाता है। और सबसे खास बात होती है कि वो अपने सप्ताह में सिर्फ एक बार पेड़ों से नीचे उतरता है अपने शरीर को आराम देने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा कि सलाद भालू से दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा है देखिएगा। कह रहा है कि मृत सागर क्या है? एक समुद्र जिसका जल विषैला होता है, एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक खारा है, एक समुद्र जिसमें उच्च और निम्न ज्वार बहुत बार आते हैं, एक समुद्र जिसमें जहाज़ों का चलना खतरनाक है। तो मृत सागर ऐसा सागर होता है जो कि सभी महासागरों और समुद्रों से भी ज़्यादा खारा होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। यह एक है, महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर। जहाँ दोस्तों महिलाओं पुरुषों की तुलना की बात की जाए कि महिलाएं पुरुषों से कमज़ोर हैं, पुरुष महिलाओं से अच्छे हैं, जहाँ पे कही जाए कि इस चीज़ को महिलाएं नहीं कर सकती या इसको पुरुष ही कर सकते हैं, वहाँ पे रूढ़बद्धता धारणा होती है। क्या होती है? रूढ़बद्ध धारणा वहाँ पे प्रस्तुत होती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 है कि यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जो खेजड़ी वृक्ष है कहाँ पे पाया जाता है? मरुस्थलीय इलाकों में यह मुख्य रूप से पाया जाता है। और सबसे खास बात होती है कि इसके बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है, यह ज़्यादा जल के बिना भी आसानी से बढ़ता रहता है। ये भी सही हो गया। और तीसरा कथन है कि यह छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी शाखा में या छाया में खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, एक छायादार वृक्ष होता है, बच्चे जो होते हैं इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। और कथन है जो डी दे रखा है कि यह अपने तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो इस विशेषता दी गई है, ये रेगिस्तान ओके एक वृक्ष होता है, उसकी विशेषता यहाँ पे दिया गया है कि इसके तने में क्या होता है? पानी एकत्रित होता है और जो अस्थायी लोग होते हैं जब वहाँ पे पानी की कमी पड़ती है तो इसके तने में पाइप लगा के इस पानी का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों सिर्फ एक कथन क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष के बारे में नहीं है, यह रेगिस्तान ओके वृक्ष के बारे में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ए, बी और सी। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज शिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि अगर कपकपी के साथ तेज बुखार आ रहा है और जिसका उपचार जो है शिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, तो कौन सी बीमारी हो सकती है दोस्तों? आंत ज्वर, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू। तो दोस्तों क्या होता है? मलेरिया होता है, जो कि किससे होता है? मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों करा है कि मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 है कि बचा हुआ भोजन का क्षुब्धांत के भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना। सेकंड है कि अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना। चौथा है कि पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। चौथा है कि भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं हो पाता और वृत्तांत में भेज दिया जाता है। तो भोजन मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण क्या होता है दोस्तों?
समझ लीजिए कि पचा हुआ पदार्थ जो हम खाते हैं, वो जो पचा हुआ पदार्थ होता है शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, उपयोग होना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगले प्रश्न पे, अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न दिया है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। कथन एक है कि हाथी के झुंड में मुख्यतः 14 से 15 वर्ष तक की मादा और बच्चे हाथी होते हैं। कथन सेकंड है कि हाथी के झुंड में एक विशेष परिवार के सदस्य होते हैं। बिल्कुल गलत है दोस्तों, उसमें कई परिवार के सदस्य होते हैं। ठीक है, और सबसे बुजुर्ग मादा हाथी झुंड का नेतृत्व करती है। बिल्कुल सही बात है कि हाथी का झुंड कितने भी संख्या में मादा हाथी और बच्चों को समायोजित कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि हाथी के झुंड में 10 से 12 लोग शामिल होते हैं और उसमें कितने भी लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। और जो हाथी के जो झुंड में होते हैं उसमें 14 से 15 साल के बच्चे हाथी होते हैं और उसके अलावा जो मादा हाथी होती है वो शामिल होते हैं। और पूरे झुंड का जो नेतृत्व करने का काम होता है वो किसका होता है, मादा हाथी का। जो सबसे बुजुर्ग मादा हाथी होती है वही पूरे झुंड का नेतृत्व अर्थात नेता होती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ए और सी जो है कथन राइट है। बाकी दो कथन जो दे रखा है बी और डी क्या है वो गलत है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है तब उसे कई सुरंगें देखने के मिलते हैं। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में स्थित हैं, अरावली, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट या विंध्याचल। तो जब कोई व्यक्ति ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है तो उसे कई सुरंगें देखने के लिए मिलती हैं। और ये जो सुरंगें हैं किस पहाड़ियों में स्थित हैं, पश्चिम घाट की पहाड़ियों में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में का कारण हो जाता है। दोस्तों वह स्थान जहां पे दीर्घकालीन तक बाढ़ का प्रकोप जो है वो बना रहता है तो किसका कारण हो जाता है वहां पे, तो उनके कह सकते हैं तरीके से उनके विस्थापन, प्रत्यावर्तन, पुनः स्थापन या पुनर्वास किसका कारण बन जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि वो उनके विस्थापन का कारण बन जाता है। वो क्या करते हैं कि उस स्थान को छोड़ के किसी और स्थान पर जाने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वह काफ़ी समय से वह स्थान क्या होता है, बाढ़ से प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में होता है। तो लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा पाया जाता है और किसमें किसमें दोस्तों, तो जान लीजिए कि ऑप्शन 1 है कि पालक, गुड़, आंवला, सेकंड है पालक, आंवला, टमाटर, थर्ड है गुड़, बंद गोभी, आंवला, पालक, प्याज, टमाटर। तो 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह जिसमें जो है लौह तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। और वो लौह तत्व प्रचुर मात्रा में किसमें पाए जाते हैं, पालक, गुड़ और आंवला में लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जब किसी को एनीमिया रोग हो जाता है तो डॉक्टर उसको पालक, गुड़ या हरी सब्जियां ये सब सारी चीजें खाने की सलाह देता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, बर्लिन, राजस्थान, अबू धाबी या अफगानिस्तान। तो रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं, अबू धाबी अफगानिस्तान में पाया जाता है। बिल्कुल सही, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे, और प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उसे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है, गिलहरी, छिपकली, चूहा, दीमक। तो निम्नलिखित कौन से जानवर ऐसे हैं दोस्तों जिनके जो है जीवन भर जो आगे का दांत होता है वो हमेशा जो है लाइफ टाइम है बढ़ता ही रहता है, उसको लंबा न होने से रोकने हेतु वो क्या करता है, वस्तुओं को कुतरते रहता है। कौन सा है, गिलहरी। दोस्तों आप खुद देखे होंगे गिलहरी जो होती है जहाँ पे रहती है कुछ न कुछ चीज़ों को काटती रहती है, कुतरती रहती है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों में आपको बता दें कि नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन,
कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, चेरापूंजी, गंगटोक, शिलांग या मोहसिन राम। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, मोहसिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है और इसी वर्षा के कारण यह स्थान जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वहाँ का जो दृश्य होता है दोस्तों बहुत ही मनमोहक होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल या ऑप्शन 4 है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जो है वो तमिलनाडु के निकटवर्ती है राज्य है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि पर आधारित होती है। यह जो लिपि होती है कितने बिंदुओं पे आधारित होती है। तो ब्रेल लिपि का प्रयोग जो है दोस्तों किसके लिए किया जाता है, दृष्टिबाधित जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों उनको शिक्षण देने के लिए या उनको पढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है क्योंकि वो चीज़ों को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको टच करके उसको महसूस कर सकते हैं। तो उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। तो ये मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बना के उसका उपयोग किया जाता है। तो कितने बिंदुओं पे आधारित होती है, तो ये 6 बिंदुओं पे दोस्तों, कितने बिंदुओं पे, 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए अगले प्रश्न पे, अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है वो जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अबू धाबी के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। कथन 1 है कि यह रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। सेकंड है कि अबू धाबी में जल पेट्रोल की तुलना में महंगा है। तीसरा सी है कि यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। और चौथा डी है कि अबू धाबी में प्रयुक्त मुद्रा को दिनार कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि अबू धाबी जो है यह रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित होता है, बिल्कुल सही। अबू धाबी में जल जो है पेट्रोल की तुलना में ज़्यादा महंगा है और यहाँ की जो स्थानीय भाषा है वो अरबी है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो राइट जवाब है ए, बी और सी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका क्या राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा।